हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो, अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने तरफ से जोर शोर से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बस उसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर मैंने केवल कुछ ही क्वेश्चन लिया है, 10 से 11 क्वेश्चन अभी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर से ट्राई करो एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और जैसे कि मेरा हमेशा की तरह वीडियो आपका रिकॉर्डेड होगा, आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और आपको इस वक्त अपना टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और आंसर बताओ इसका क्या होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। 3 इंटू थ्री क्या हो जाएगा, 9। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 है उनका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को केवल हल्का बहुत घुमाया गया है, और मैं आपको पहले से भी बता चुका हूं कि देखो आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको घुमाया जाएगा, मगर आपको घूमना नहीं है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और करना है, और समय भी आपके पास सफिशियंट होगा पेपर में। ठीक है, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लो। यहां पर देखो, अगर आप 3 कॉमन ले लोगे, क्वेश्चन को देखो, 3 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो 3 आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि तीनों में आपको 3 दिख रहा होगा। अब आप लोग मुझे बताओ, आपको ये फॉर्मूला के बारे में पता है या नहीं पता है। आप सभी लोग जानते होंगे, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं। आपको पता होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz, वेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। बताओ ये चीज आपको पता है कि नहीं पता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3xyz। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो तभी। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अगर आप ये इन तीनों को जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यही तो चीज आपको समझना था यहाँ पास आपको। अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी को अगर मैं x मान लूँ, b माइनस सी को y मान लूँ, और आपका c माइनस ए को z मान लूँ, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी आपका अगर मैं एक्स वाई जेड को नीचे ले आऊं तो मेरा घुमा फिरा के क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यही चीज तो आपको समझना था। आपको पूरा एलसीएम करने का जरूरत नहीं है, जब चीजें आप समझोगे तो आपको उतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है आपको। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी इतना का वैल्यू मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, यानी इतना का ये 3 तो कॉमन चला गया था आपका, यानी इतना का वैल्यू जो है आपका, वो मैं प्रॉपर तरीके से हालांकि लिख भी दे रहा हूं आपको समझ में ताकि आए अच्छे तरीके से। यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी क्यूब, बी माइनस सी क्यूब, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस सी माइनस ए क्यूब, और नीचे में तो आपका एज इट इज हो जाएगा, यानी आपका b माइनस सी माइनस ए, और आपका a माइनस बी। तो इतना का वैल्यू देखो, वो जो चीज मैंने बताया था वही चीज तो है कि नहीं है। तो इतना का वैल्यू क्या होता है, 3, यानी 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। क्लियर, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। देखो ये जो मैंने बताया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर मिलेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट आपके को। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन जरूर कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। फॉर्मूला होता है क्या, -3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला आपका यहीं से निकल के आता है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का जब वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आरएचएस में 0 हो जाएगा, और यही वाला चीज आपका यहाँ आ जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो जरूर से याद कर लो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जरूर आपके पेपर में पूछे जाएंगे। क्लियर, उम्मीद करता हूँ सभी सभी लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, और यहाँ पर चूंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर दे रहा हूं ताकि सभी लोगों को समझ आए। हो सकता है कि आपको जल्दी समझ आ जाए, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको समझ नहीं आता, इसलिए मैं सभी अच्छे तरीके से अपना करके चलता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, रुपए 2500 की धनराशि पर 12% का वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में जरूर से बनेंगे, मतलब बनेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, और एक क्वेश्चन तो इस तरीके से जरूर बनेंगे। अब डेटा कुछ भी हो सकता है आपका, अब ये सब अगर आप छोड़ के आओगे तो फिर ये आपकी गलती होगी। तो डिफरेंस आपसे पूछा है,
2 साल का अंतर पूछा है। अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्ट फॉर्मूला एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि 2 साल का है तो बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो। तो डिफरेंस आपका सम कितना था, 2500 का सम था, रेट कितना है, 12% का रेट है, आपका 100 इंटू 100 हो गया। तो 100 से काटेंगे तो आपका 2 डबल जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ नीचे एक और 100 है, 25 से काटेंगे 4 नीचे हो जाएगा, 4 से काटेंगे 3, यानी 12 3 36। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आप उसको आराम से भी बना सकते थे, ये तो मैंने बता दिया फॉर्मूला, जिनको नहीं पता है तो बस आप जानते हो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 12% का रेट से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, हम सभी को पता है 2 साल का क्या हो जाएगा, 24% हो जाएगा। अगर वही मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर बात करूं तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 25.44% सक्सेसिव लगा के। अब आपको पता है रेट में डिफरेंस कितना है, 1.44% का डिफरेंस है। तो जितना मेरा रेट में डिफरेंस होगा उतना ही तो आपका डिफरेंस भी तो आएगा ना प्रिंसिपल से, यानी सिंपली आपको 1.44% का वैल्यू निकालना था। यानी इसी 2500 का 1.44% निकाल दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूं चीजें सबको समझ आई होगी। तो जरूर से यहाँ क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेंगे, मतलब बनेंगे, चाहे 2 साल का पूछ ले चाहे 3 साल का पूछ ले। तो 3 साल का भी मैं फॉर्मूला हालांकि चूंकि लिख देता हूं। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम इंटू रेट इंटू 300 प्लस आर, और यहां पर आपका 100 क्योंकि 3 साल है। ठीक है, तो ये भी याद कर लो। देखो क्वेश्चन में डिफरेंस पूछ ले या सम पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, तो इधर उधर आप घुमा सकते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इसको ट्राई करो, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड, जितने भी क्वेश्चन मैं लिया सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जरूर इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। यहां पर क्या बोला, किसी कॉन्साइनमेंट के 2/3 भाग को 5% लाभ पर तथा शेष भाग को 2% के हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 440 रुपए है तो कॉन्साइनमेंट का मूल्य ज्ञात करें, बता दो। अब बोला है कॉन्साइनमेंट का 2/3 भाग, 2/3 भाग मतलब समझ रहे हो, यानी 2/3 भाग को बेचा गया 5% के लाभ पर, और बचा 1/3 भाग, 2/3 भाग को बेचा गया 5% के लाभ पर, और बचा जो आपका 1/3 आपका है उसको बेचा गया 2% के हानि पर। आपको बोला यदि कुल लाभ 440 रुपए है तो कॉन्साइनमेंट का कुल प्राइस आपसे पूछ रहा है, यानी आपसे टोटल वैल्यू पूछ रहा है कॉन्साइनमेंट का। तो बता दो। अब यहां पर भी जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आपको पता है 2/3 मतलब टोटल वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। आप ऐसे भी समझ के बना सकते हो, अगर टोटल यूनिट 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 में से 2 आपका 5% का प्रॉफिट में बिचा है, और बचा हुआ एक जो है वो आपका 2% का लॉस में बिका है। आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर कोई वैल्यू ऐसा मान लो जिससे आपका कैलकुलेशन इजी बन जाए, यानी 3 के मल्टीपल में ही कोई वैल्यू मान लो। मैं सिंपली मान लेता हूं कि टोटल वैल्यू आपका 30 का है, 30 में 2/3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 आपका 10 हो जाएगा। अब इसी 20 को बेचा गया 5% का प्रॉफिट में, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट मतलब ये 21 में बेचा गया है, और ये आपका 10 जो है उसको 2% का लॉस में बेचा गया, यानी कितने में लॉस में बेचा गया, यानी 0.2 का लॉस में बेचा गया है। तो यानी टोटल कितने में बेचा गया होगा, 9.8 में बेचा गया। टोटल आपका कितना में हुआ यहाँ पर, 21 प्लस 9.8, यानी ये हो जा रहा है आपका 30.8। तो देखो ना कितना का प्रॉफिट हुआ आपको, 0.8 का प्रॉफिट, यानी यही 0.8 किसके बराबर है, 440 के बराबर है। आपसे पूछा था टोटल कॉन्साइनमेंट का मूल्य, यानी 30 का वैल्यू पूछा है, तो बस 30 का वैल्यू निकाल लो। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, आपसे 20 का वैल्यू पूछ सकता था या 10 का भी वैल्यू पूछ सकता था, तो सॉल्व कर लो। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और चिपक जाएगा। ठीक है, तो 8 से काट देंगे, तो 8 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 5, और ये 5, यानी 5 0 0, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, यानी 16,500। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन इसको भी ट्राई करो, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन आपके पेपर में देखने मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर बनेंगे। या तो आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे, या तो फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे, या तो आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछे, जरूर प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन आपके बनेंगे बनेंगे मतलब बनेंगे। तो यहाँ पर है थर्ड प्रोपोर्शनल, आपसे बोला है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो। तो आप अगर थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आप एक्स मान लेते हो, जैसे कि सपोज दैट हम लोग जानते हैं अगर ए बी सी, सी अगर आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के बराबर होता है, जानते हो ना। यानी अगर मैं सिंपली अगर हम लोगों को थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने बोला है, यानी मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल अगर x है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी, यानी 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 162 हो जाएगा।
कैसे होता है ये मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर मैं x मान लेता हूं तो मतलब क्या होता है 162/63 का रेशियो 63/x के रेशियो के बराबर होता है। ये यहीं से डिराइव होकर आता है, यानी x का वैल्यू कैसे निकाल लोगे, हो गया यही चीज 63 इंटू 63 और 1/162। यानी अगर मैं काटूं, किसे काट दूं, 9 से काटता हूँ, 9 9 7 63 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 18 बार में काटेगा, 18 9 162, 9 से काटेंगे 9 2 18 और 7 यानी 7 7 49 49/2 यानी 24.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। तो कुछ भी पूछ ले, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करो। एक क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को हल्का हल्का घुमाया ताकि आपके पेपर में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एकदम भी नहीं घुमाया जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। मैंने तो थोड़ा ज्यादा ही घुमा दिया, हालांकि ज्यादा भी नहीं घुमाया, एकदम सिंपल से मैंने क्वेश्चन घुमाया। इतने पेपर में घूमेंगे भी नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, x+1/x का वैल्यू दे रखा और आपसे इतना का वैल्यू पूछ रहा है। पहले तो आप यहाँ पर देखो x का वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। अब ध्यान से देखो x का वैल्यू, अगर यहाँ पर सिंपली सपोज दैट अगर ये क्वेश्चन में अगर ये √3 नहीं होता, अगर इस जगह में 2 होता, तो सभी लोग तो बहुत आराम से बना लेते कि नहीं बना लेते। डायरेक्ट आप, मैं आपसे पूछता कि बताओ आंसर क्या होगा, तो आप मुझे बोल देते 2 आंसर होगा। बट बोलते कि नहीं बोलते, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 2 होता तो आप डायरेक्ट समझ गए कि x का वैल्यू 1 है और आपका LHS इक्वल टू RHS, यानी x का वैल्यू 1 है और यहाँ पर आपका 1 का पावर में जो भी रखो 1 ही होगा, यानी 1 + 1 2 हो गया। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखो √3 है। अब आपको x का वैल्यू निकालना है किसी भी कीमत में, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली आप देखो एक बार मैं पहले स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 3 से 2 जाएगा 1, मतलब 3 से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। क्लियर। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं ये सब डायरेक्ट आपको भी आता होगा। तो बस, तो यहां पर अगर मैं x² + 1/x² का वैल्यू क्या आ गया, 1 निकल के आ गया। अभी भी देखो x² का वैल्यू आप निकाल पा रहे हो क्या, नहीं निकाल पा रहे हो। यानी एक बार हम लोग और क्या करते हैं, इसको क्यूबिक कर देते हैं, यानी दोनों साइड आपका क्यूबिक कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x पावर में 6 + 1/x पावर में 6। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, n का क्यूब -3n, क्योंकि प्लस है, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और -3, यानी ये क्या निकल के आ गया, -2। अब समझ आ गया होगा आपको, यानी x के पावर में 6 + 1/x⁶ इक्वल टू क्या होगा, -2 के बराबर। यानी यहां से आपको वैल्यू पता चल गया कि x⁶ का वैल्यू क्या होगा, -1 के बराबर होगा। क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखो LHS इक्वल टू RHS होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। समझ आया, यानी इतना का ही वैल्यू हम लोगों को केवल समझना था क्वेश्चन में। अब बस खत्म हो तो गया क्वेश्चन। x⁶ का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो मैं इसको हटाता हूं, ये चीज का वैल्यू आपको पता चल गया कि x⁶ का वैल्यू होगा -1। अब देखो इसको थोड़ा अरेंज करो, क्योंकि x⁶ के टर्म में आपका आ चुका है। अब आप इसको भी x⁶ के टर्म में कैसे भी लेके जाओ। तो देखो 6 से ये आपका पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, कंप्लीट। आप अगर देखते सपोज दैट अगर मैं क्वेश्चन को अगर यहीं पर थोड़ा सा और घुमा देता, जैसे कि सब कुछ ऐसे ही रहता, बस x के पावर में वैल्यू को अगर मैं रख देता x⁴ यहां पर भी अगर मैं रख देता x⁴ तब तो आप इजिली बना लेते कि नहीं बना लेते, क्योंकि आपको पता है x⁶ का वैल्यू -1 है। यानी आप सिंपली x⁶ लिख के जो भी होता पावर, क्योंकि वो डिविजिबल है, और x⁴ आपका क्या हो जाता है, x⁴ का वैल्यू क्या, -1 है। बस आपको केवल इतना ध्यान देना होता है कि आपके पावर में क्या है, ऑड है ना या इवन है। इवन होता तो मेरा क्या हो जाता, प्लस हो जाएगा, और ऑड रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस आएगा। यही चीज तो केवल समझना था आपको। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर x⁶ का वैल्यू माइनस है तो इसीलिए आपको ऑड और इवन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस अब यहां पर देखो 548 है, तो इसको भी अरेंज कर लेंगे, कुछ बड़ा बात नहीं है। मैं इसको हटाता हूं यहां पास। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक छोटा छोटा चीज समझ आए, ताकि अगर क्वेश्चन हल्का से भी घूमे तो आप ना घूमे उस वक्त। तो मैं इसका मतलब यहां समझ रहा हूं कि x⁶ का वैल्यू अगर मेरा -1 के बराबर है, तो यहां से मैं कैसे लिख सकता हूं, 548 तो 6 से पूरा नहीं कट रहा होगा, 9 6 54 और 6, यानी आपका कट रहा है 9 और 1 बार 91 बार में कट रहा है, और 2 आपका रह जा रहा है। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं इस क्वेश्चन को, x⁴ यहाँ पर x² हो गया, और यहाँ पर x के पावर में 6 और उसके पावर में 91। बताना आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं पूरा तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। x⁶ के पावर में 91,
देखो सब कुछ सही है कि नहीं है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर x⁻6 का वैल्यू क्या था, माइनस में है, और आपको पता है माइनस के पावर में ऑड है, तो यानी वैल्यू क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, वैल्यू माइनस आएगा ना। तो इसका मतलब आपको समझ आ चुका है, यानी इतना का वैल्यू क्या आएगा, माइनस, और इतना का भी वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस ही आ रहा है। यानी दोनों जगह माइनस है, तो मैं माइनस को पहले से ही कॉमन ले ले रहा हूं। यानी जब माइनस को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, केवल x² + 1/x²। यानी अब आपको इतना का वैल्यू चाहिए। अब आप लोग मुझे बताओ, जब हम लोगों ने एक बार जब आपका स्क्वायर किया था तो वैल्यू मेरा क्या निकल के आया था, 1 निकल के आया था कि नहीं निकल के आया था। ध्यान से देखो, जब दोनों जगह स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। यानी -1 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। मैंने एक भी स्टेप स्किप नहीं किया ताकि सभी लोगों को समझ आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है, एसएससी के एग्जाम में काफी सारे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आपके भी रेलवे एग्जाम में जरूर से देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, यहां पर आपको इतना का वैल्यू फाइंड करना है। इसके जगह में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन कराया तो ऐसे ही क्वेश्चन मिला। ये चीज हट के आपको डायरेक्ट सिंपली आपसे क्यू का वैल्यू पूछ ले, यहाँ पर पी का भी जगह कोई नंबर हो सकता था। समझ रहे हो मेरे बात को। यहाँ तो मैंने केवल क्वेश्चन को हल्का हल्का थोड़ा सा आपका मॉडरेट किया ताकि आप जब ये बना सके तो वो भी आराम से बना लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, ये नंबर 88 से डिविजिबल है, आपको बताना है p इंटू क्यू और q माइनस पी का वैल्यू बताना है। तो चलो चेक करते हैं। आपको पता अगर कोई भी नंबर अगर 88 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 88 के हर फैक्टर से वो नंबर डिवाइड होगा, यानी 11 गुना 8, यानी वो नंबर को इन दोनों से भी डिवाइड होना था कि नहीं होना था, जरूर होना था। अब चूंकि चलो, अब आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से अगर हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो हमको पता है लास्ट के 3 नंबर को 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग लास्ट का 3 नंबर को पकड़ेंगे 4 6 Q, यानी अगर ये नंबर मेरा अगर 88 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 8 से भी डिवाइड होगा। जब 8 से डिवाइड होगा तो अब जब आपका 8 से डिवाइड होगा तो मतलब ये 4 6 यहाँ पर जो भी नंबर होगा यानी वो नंबर आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए, तीनों को मिला के होना चाहिए ना। तो बस इससे आप चेक कर लो, यानी क्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, आप ही मुझे बताओ। अगर हम 0 रखेंगे तो क्या डिवाइड हो पाएगा क्या, तो 8 5 40 0 नहीं होगा। 1 रखेंगे तो 8 5 40, यहाँ पर 40 हो गया, 6 और 1 ये भी नहीं होगा। 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तो हो जाएगा। देखो अब Q का वैल्यू जब आप 4 रख दोगे तो आपका 4 64, देखो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 8 5 40 और 6 चौका 64, 8 64, यानी Q का वैल्यू 4 आपका निकल के आ गया। अब यहां पर कभी कभी ध्यान देना, यहां पर तो कुछ नहीं बोल रहा है कि क्यू का वैल्यू लार्जेस्ट होना चाहिए स्मॉलेस्ट होना चाहिए। आप चेक कर लेना कभी भी एक बार क्रॉस चेक कि आपका क्या ये वैल्यू और किसी से डिवाइड हो रहा है या नहीं। यानी क्यू का वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो कट रहा है, नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 7 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 8 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 9 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, और उसके बाद 0 तो हम लोग रख ही चुके थे। यानी यहाँ पर क्यू का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है 4। क्लियर, तो इसलिए कुछ बोला भी नहीं गया, यानी अब हम लोगों को पता चल गया क्यू का वैल्यू आ गया 4। खत्म, ये चीज तो समझना था। यानी क्या हो गया 8 P 5 1 4 6 और यहां पर क्या आ गया मेरा 4, Q का वैल्यू आ चुका है 4। ठीक है, अब आपको पता है यहां से हम लोगों ने 8 का डिविजिबिलिटी रूल से हेल्प ले लिया, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग हेल्प लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज अगर नहीं पता होगा तो यकीन माने फिर आपका क्वेश्चन आप कभी नहीं बना पाओगे। अब आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल से आपको चेक कर लेना है कि पी का वैल्यू क्या हो सकता है। हम लोग को पता है ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम, मतलब ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस हम लोग चेक करते हैं, आइदर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल में होना चाहिए। यानी यहां पर देखो 8 5 13, 13 और 13 4 17, 17 4 21, 21 हो गया। ऑड प्लेस मतलब आपका ऑड प्लेस का हम लोगों ने सम निकाल लिया। अब इवन प्लेस का सम निकाल लो, 1 और p, तो p को हटा दो, 6 और 1 7 हो गया, 7 ही हो गया ना, यानी 7 प्लस p। इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, आइदर 0 या तो 11 के मल्टीपल में। तो आप मुझे बताओ, 0 आप इसको बना सकते हो, नहीं बना पाओगे, बट 11 के मल्टीपल में जरूर से आप बना सकते हो। अगर हम p का वैल्यू क्या रख दें, p का वैल्यू अगर हम 3 रख दें, अगर हम p का वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो 7 3 कितना जाएगा 10, तो 21 में से 10 जाएगा 11, तो 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, यानी आपको पता चल गया p का वैल्यू भी हो गया 3। इतना ही आपको करना था। अब आप देख लो, यानी
पी और इंटू क्यू, यानी 4 तिया 12 और 12 बटा क्यू माइनस पी, यानी 4 से 3 जाएगा 1, यानी 12 इसका करेक्ट आंसर है। प्रॉपर आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये भी मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, जो बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चन। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो यकीन मानो आप बहुत पीछे रह जाओगे। यही सब क्वेश्चन बना के आप किसी से आगे निकल सकते हो, वरना नॉर्मल अर्थमेटिक तो सबको ही बनाएंगे। तो इसको भी ट्राई कर लो जल्दी से। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 2 समांतर जीवा है। यदि एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा दोनों जीवा के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है, तो दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात करें। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। नॉर्मली अगर मैं डायग्राम में समझाऊं तो आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा, मतलब विद इन सेकेंड में समझ आ जाएगा। क्या बोला, दो पैरेलल कॉर्ड है, यानी एक पैरेलल कॉर्ड यहां मैं मान लेता हूं, एक दूसरा पैरेलल कॉर्ड मैं यहां मान लेता हूं। दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, कितना का, 21 सेंटीमीटर का। अब क्या बोला था कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 2 समांतर जीवा है, यानी आपको उस सर्कल का डायमीटर भी दे रखा है, यानी मैं कह सकता हूं रेडियस कितना होगा, 15 के बराबर होगा। 15 के बराबर होगा कि नहीं होगा। मान लो ये मेरा सेंटर है, अब समझो ये मेरा सेंटर हो गया, तो बस इस सेंटर से मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं और एक यहां ड्रॉ कर लेता हूं। क्लियर है, यानी आपको पता है रेडियस मेरा कितना हो गया, 15 हो गया। समझते चलना। यदि एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, आपको पता है अगर मेरा कोई कॉर्ड है यानी कोई जीवा है, अगर हम सेंटर से उस कॉर्ड पर एक लाइन डालेंगे तो क्या होता है, पूरा उसको आपका मिड पॉइंट से पूरा इसको डिवाइड करता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। यानी अगर जीवा का लंबाई अगर 24 है तो आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, आधा 12 हो जाएगा। और चूंकि आपको पता है रेडियस कितना था, 15 था आपके पास, तो बस हो तो गया, ट्रिपलेट लगा दो। करने का तो जरूरत ही नहीं था, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। यानी 12 15, यानी ये वाला कितना आ जाएगा, इस जीवा से सेंटर के बीच का दूरी कितना आ जाएगा, 12 15, यानी ट्रिपलेट क्या बनेगा बताओ मुझे। ट्रिपलेट आपका क्या बनेगा, मुझे आप लोग बताओ। यानी 9 12 15 का ट्रिपलेट बन आपका कितना हो जाएगा। माफी चाहूंगा, हाँ कर दो ना, ठीक। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, तो यहाँ पर आपका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है। तो यानी आपको इस सेंटर से लेकर इस जीवा के बीच में आपको दूरी पता चल के क्या आएगा, 9 आएगा। 9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 9। अब आपको इस जीवा का आपको लंबाई बताना था। अब आपको पता है जब आपको दोनों जीवा के बीच का दूरी जब आपको 21 बता दिया गया, 21 बता दिया गया, इसका मतलब आपको समझ आया। यानी इस सेंटर से अब आपको यहां तक का दूरी तो आसानी से पता चल गया। 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। यानी आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। यानी ये वाला पता चल गया 12 होगा, और रेडियस तो आप जानते हो 15 होगा, तो ये वाला तो आपको निकालना है। तो अभी तो मैंने बताया ट्रिपलेट बनता है, तो 15 12 के साथ किसका ट्रिपलेट बन रहा है, कि 9 का बनेगा ट्रिपलेट, यानी ये हो जाएगा 9। तो आपसे पूछा था लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी 9 का डबल 18, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। एक ये भी क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ग्रुप डी में काफी बार देखने को मिले थे आपके, और अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो ये टेन थीटा है, ठीक है, थीटा इसको आपका थोड़ा सा टाइपिंग में ये हो गया, ये टेन थीटा आप इसको कंसिडर करो, ठीक है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। आपसे सिंपली क्या पूछा था, टेन थीटा टू द पावर 10 फैक्टोरियल का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये केवल घुमाने के लिए, गुमराह करने के लिए आपको दिया है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर 1 है तो सही है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट ये देख के पता चल रहा है थीटा का वैल्यू कितना पर हम लोग रखते हैं, तो 1 आता है 10 में 45 पर, यानी 10 थीटा का वैल्यू 1, और यहाँ पर कॉट थीटा कॉट 45 का वैल्यू 1, यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया। यानी थीटा का वैल्यू आपको ऑटोमेटिक पता चल गया क्या होगा, 45 डिग्री पर। अब आपको पता है 10 45 क्या होता है, 1। 1 के पावर में कितना भी कुछ क्यों ना हो, वैल्यू क्या होता है, 1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन इसको भी जल्दी से ट्राई कर लो आप लोग, छोटा सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला, ABCD एक चक्र चतुर्भुज है, AB DC को बढ़ाया गया तथा बिंदु P पर मिलाते हैं। यदि ADC 70 डिग्री है तथा DAB 60 डिग्री है, तो आपसे इतना का वैल्यू पूछ रहा है। बता दो जल्दी से अब आप लोग, इसका भी जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। अब यहां पर भी देखो डायग्राम बना लो। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं इसको बना लेता हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस तरीका से बना लेता हूं, ठीक है। किसको किसको बढ़ाया गया था, AB और DC को आपका बढ़ाया गया था, ठीक है। तो इस चीज का मैं ध्यान रख रहा हूं,
और यहाँ आपका ये किस जगह में रखूँ, इस जगह रख देता हूँ, चलो हटाओ, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी हो गया, ये आपका एक्सैक्टली कोऑर्डिनेटर हो गया। अब क्या बोला, ए बी और डी सी को प्रोड्यूस टू मीट एट पी, यानी ए बी और डी सी को बढ़ाया गया है। ठीक है, यानी यहाँ से आप कह सकते हो थोड़ा इसको बढ़ाया गया है और डी सी को भी बढ़ाया गया है। ठीक है, डायग्राम आप समझ लेना, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ए बी और डी सी को बढ़ाया गया है, जो मिड पॉइंट पी पॉइंट पर मिलाया गया, मिला के। फिर क्या बोला, ए डी सी 70 डिग्री है, यानी ए डी सी यानी ये वाला एंगल दे रखा है 70। आपको डी ए बी भी दे रखा है, यानी आपको ये वाला भी एंगल दे रखा है आसानी से, 60 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछ रहा था इतना का वैल्यू, यानी आपसे क्या पूछा है, हाफ, मतलब क्या पूछा था आपसे, पी बी एंगल पी बी सी प्लस पी सी बी का हाफ प्लस ए पी डी का, यानी आपको पहले पी बी सी का वैल्यू निकालने आना चाहिए। मतलब आपको ये वाला एंगल का वैल्यू पहले पहले पता आपको निकालना पड़ेगा। पहले ये वाला एंगल का वैल्यू चाहिए आपको, फिर पी सी बी ये वाला एंगल का वैल्यू चाहिए आपको, और ए पी डी तो ये वाला एंगल का वैल्यू चाहिए। तो सिंपली आप जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। अगर ये मेरा 70 डिग्री है, आप मुझे बताओ, आपको पता है ना अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट साइड के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो सिंपली अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 110 डिग्री होगा। और स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री एंगल का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। यानी सिंपली आपको पता चल गया ये भी एंगल क्या होगा, 70 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री सामने वाला, क्योंकि अपोजिट एंगल 180 का सम होता है। यानी ये 120 होगा तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है, 180, यानी ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो मिल तो गया। और आपको पता है कोई भी ट्रायंगल का सम 180 होता है, यानी 70 और 60 कितना हो गया, 130। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 50। तो बस सॉल्व करो, यानी एंगल पी बी सी पी सी बी, पी बी सी पी सी बी, यानी 70 और 60 कितना हो गया, 130। 130 का आधा कर दो, यानी कितना हो गया, 65 हो गया, प्लस ए पी डी यानी 50, यानी कितना हो गया, 6 5 11, यानी इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ मैंने हेवी क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी जल्दी से आप लोग ट्राई करो। एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। इसका वैल्यू बताओ आप लोग, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो 1 बाई, देखो आपको पता है 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यानी 11 कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको इजीली लिख सकता हूँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी आप समझ रहे हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 9.5। ठीक है, 9.5। कुछ आपका गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, 9 3 ठीक है, चलो ठीक है। तो 9.5 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, बताओ। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, तो 9.5 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 3/2 है, 3/2 मतलब समझ आ रहा है, 3/2 मतलब आधा हो गया। और 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो अभी मैंने बताया, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी ये भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी 9.5 साइन स्क्वायर थीटा और 1.5 साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 11 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी आपको सिंपली अगर 11 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में अभी आइसोलेटेड कैटेगरी वाले एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका भी आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके फिलहाल बताना। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। तो बस इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। आज संडे था तो मैंने भी सोचा, मुझे लगा कि आप लोग कुछ क्वेश्चन कराना चाहिए। काफ़ी दिन बाद आज मैं ये सेट करा रहा हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं ऑफ टॉपिक पे वीडियो बना रहा था। आज वाकई में अच्छा लग रहा है कुछ मैथ आप लोगों को करा के। तो बस इसी तरीके से आप लोग फिलहाल प्रैक्टिस करते रहो। मेरे को जितना भी समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते रहूं। ठीक है, बट साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, तो चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट लगाना, मैंने कल के वीडियो में बहुत क्लियर बताया है, जरूर से आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली दफा आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।